हैलाइड्स के बारे में। अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं? अल्काइल हैलाइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अ हैलोजन एटम। और हैलोजन कौन सा ग्रुप है प्रोडिक टेबल का? प्रोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाते हैं। यानी बताने का मकसद ये है कि जो अल्केन्स होते हैं, जब आप अल्केन के हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करवा देते हैं, रिप्लेस करवा देते हैं हैलोजन के साथ, तो अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। अल्काइल हैलाइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आर एक्स। आर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है, एक्स यहाँ पे हैलोजन होता है, जो कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ग्रुप होता है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके सामने। ये मिथाइल क्लोराइड है, ये इथाइल क्लोराइड है, ये प्रोपाइल क्लोराइड है। तो ये डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स हैं। नोमेनक्लेचर की बात करें तो अल्काइल हैलाइड्स की जो नेमिंग है उसमें सबसे पहले ये किया जाता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की जाती है। आपकी जो चेन है, अगर कंपाउंड के अंदर कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो लाजमी उस चेन का पार्ट होना चाहिए जो आपने लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद आपने नंबरिंग देना होती है कार्बन चेन में। कार्बन्स को नंबरिंग आप उस साइड से स्टार्ट करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले, या दूसरे वर्ड्स में जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। ये जो सब्स्टिट्यूएंट वाली एक्सेप्शन है, ये सिर्फ आपको हैलोजेंस के केस में या अल्काइल हैलाइड के केस में देखने को मिलती है कि यहाँ पे इनको प्रेफर नहीं किया जाता। यानी अगर एक साइड से, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो सेकंड पे हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो थर्ड पे हमारा ब्रोमो आ रहा है। तो हमने उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। अब वो लोअर नंबर अगर हैलोजन को मिल रहा है तो भी ठीक है, अगर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है तो भी ठीक है। लेकिन जो बाकी फंक्शनल ग्रुप आप देखेंगे उनमें ये चीज़ होती है कि आपने नंबरिंग हमेशा उस साइड से स्टार्ट करना होती है जहाँ से उस फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले। लेकिन अल्काइल हैलाइड के केस में ऐसा नहीं होता। उसके बाद आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर ली। अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो लाजमी चेन का पार्ट होना चाहिए। अगर हैलोजन जो है वो एक से ज़्यादा है तो फिर आपने उनको भी रिप्रेजेंट करना होता है डाई, ट्राई एटसेट्रा को यूज़ करके। और बाकी वही वाली बातें जो मैंने अभी आपको बता दी कि नेमिंग इफ़ टू हैलाइड्स आर अल्काइल आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम एंड ऑफ चेन। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हैं और लेकिन उनका जो डिस्टेंस है वो सेम है। मतलब ये कि अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो मिथाइल को सेकंड नंबर मिलता है, अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो ब्रोमो को सेकंड मिलता है। तब आपने अल्फ़ाबेटिकली देखना होता है कि अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन सा आता है। जैसे ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है और मिथाइल एम से, तो यहाँ पे बी पहले आता है तो आप फिर ब्रोमो वाली साइड से स्टार्ट कर लेंगे। ये कुछ अल्काइल हैलाइड्स और उनके फार्मूलाज गिवन हैं जो वाइडली यूज्ड होते हैं, कॉमन नेम्स भी इनके काफ़ी, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड की इनके कॉमन नेम्स हैं। ये मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड और ट्राई क्लोरो इथाइलिन, यानी ये आपके पास सिंपल इथाइलिन या इथीन था, फिर आपने उसमें 3 क्लोरो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिए तो वो ट्राई क्लोरो इथाइलिन बन गया। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो जो CX बॉन्ड होता है ये लॉन्गर होता चला जाता है एज यू मूव डाउन इन प्रोडिक टेबल। 2 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं अल्काइल हैलाइड के केस में, एक इनकी बॉन्ड पोलैरिटी और एक इनकी बॉन्ड एनर्जी। जो आप जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते हैं, यानी फ्लोरीन से आप आयोडीन की तरफ आते हैं, जो इनकी बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता जाएगा, यानी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। सेकंड होता है इनका पोलर कैरेक्टर। जो हैलोजेंस होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वाइट हायर होती है कार्बन से, इसलिए ये बॉन्ड जो होता है कार्बन हैलोजन का ये पोलर होता है, जिसमें हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और कार्बन की कम होती है। उसके बाद है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये डिफरेंट मेथड्स हम अल्काइल हैलाइड को बनाने के यूज़ करते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, कि अगर आप डायरेक्ट अल्केन की हैलोजिनेशन करवाएं तो आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। इसके अलावा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन एंड अल्काइन, ये रिएक्शन भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा देखेंगे। एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन अल्कोहल, एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड ऑन अल्कोहल, एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ऑन अल्कोहल, हैलोजन एक्सचेंज, और उसके बाद हंस डिकर रिएक्शन। तो ये बाय नेम रिएक्शन है, हंस डिकर जो है तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है।
हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन की बात करें, ये हम अल्केन्स की रिएक्शंस में भी देख चुके हैं कि अल्केन्स उनकी आप हेलोजिनेशन करवा सकते हैं। उसके लिए या तो आपको यूवी लाइट प्रोवाइड करना पड़ता है या हाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप फ्लोरीन ऐड करवाते हैं तो इसे बोलते हैं फ्लोरिनेशन, लेकिन आमतौर पे हम फ्लोरिनेशन नहीं करवाते क्योंकि रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाता है। क्लोरीन ऐड करवाओगे तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड करवाओगे तो ब्रोमिनेशन, और अगर आयोडीन ऐड करवाओगे तो आयोडीनेशन होता है। उसके बाद है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये रिएक्शन देख सकते हैं आपको, ये मिथेल आपके पास मीथेन है, इसकी आपने हेलोजिनेशन करवाई है, हमने क्लोरीनेशन करवाई है। यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और हेलोजन उसकी जगह पे अटैच हो जाएगा और एज अ रिजल्ट मिथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और HCl बन जाएगा। उसके बाद जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अल्केन्स के अंदर जब आप हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं तो ये मार्कोनी-कूव्स एडिशन होती है। यहाँ पे तो सिमेट्रिकल अल्कीन हमने यूज़ किया, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक साइड पे हेलोजन, एज अ रिजल्ट एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल होता तो फिर आपने मार्कोनी-कूव्स को फॉलो करना होता है। तो सेम इस रिएक्शन में जब यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे हेलोजन जो है वो अटैच हो जाएगा। एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन अल्कोहल। जो अल्कोहल है जब आप इनका हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। वो इस तरह से कि यहाँ से जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है, ये OH ग्रुप इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देता है और जब OH यहाँ से निकलेगा तो ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, पहले स्टेप में HBr आयोनाइज होता है तो हाइड्रोजन आइन और ब्रोमाइड आइन की फॉर्मेशन होती है। अगले स्टेप में फिर ये होता है कि जो आपके पास ये OH है इस प्रोटॉन के साथ मिलके बना देता है वाटर। जब ये वाला ग्रुप निकलता है तो ब्रोमीन आगे इस पे अटैक करता है और इसके साथ अटैच हो जाता है, यूँ इथाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड ऑन अल्कोहल। अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस हैलाइड टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड को बनाने का एक तरीका ये भी होता है कि आप फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। ये आपने इथाइल अल्कोहल लिया, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाया, एज अ रिजल्ट इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो, यहाँ पे क्लोराइड है HCl की और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की। कैसे होता है ये रिएक्शन? तो ये है आपका अल्कोहल और ये है PCl5। तो पहले स्टेप में होता ये है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, यानी जो OH के साथ हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन, ये मिलके बना देते हैं HCl। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन या प्रोटॉन निकल जाएगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और जब फास्फोरस के साथ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा तो फास्फोरस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, एज अ रिजल्ट होगा ये कि आपके पास ऑक्सीजन का इस साइड वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, यानी ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो दोनों फास्फोरस के साथ बनाएगा। तो फास्फोरस फिर खुद को स्टेबल करने के लिए एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो जो क्लोराइड यहाँ से निकलेगा वो जाके फिर इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। यूँ ही आपके पास अल्काइल हैलाइड भी बन जाएगा और साथ में PuCl3 जिसकी फॉर्मेशन होनी थी वो भी हो जाएगी और HCl जो बना था वो पहले स्टेप में ही रिमूव हो चुका है। एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ऑन अल्कोहल। Alcohols react with thionyl chloride in the presence of pyridine to produce alkyl halide। ये आपका अल्कोहल है, जब आप थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एज अ रिजल्ट होता यह है कि अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। वो इस तरह से होती है कि यहाँ से OH ग्रुप निकलता है, जब OH निकलता है तो ऑक्सीजन जो है SO के साथ मिलके SO2 बना देता है, हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके HCl बना देता है। जब ये OH ग्रुप यहाँ से निकलता है तो जो क्लोरीन एक बचता है वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, जो इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके मैकेनिज्म की अगर आप बात करें तो वो इस तरह से होता है कि पहले स्टेप में बिल्कुल वैसे HCl रिमूव होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन सल्फर के ऊपर जाके अटैक करेगा तो फिर ये वाला वैसे क्लोराइड यहाँ से निकलेगा, आगे इसके साथ अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड जो है वो सल्फर के साथ बन जाएंगे, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएंगी और इथाइल क्लोराइड की। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो इसमें यह है कि आपके पास इथाइल ब्रोमाइड है, आपने सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया, एज अ रिजल्ट NaBr बन जाएगा, यानी हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आयोडीन इसकी जगह पे आगे अटैच हो जाएगा, इथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। पैराडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। द अल्काइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन या पायरेटिन टू फॉर्म अल्काइल आयोडाइड।
तो अल्काइल आयोडाइड के बारे में हम ये बात ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि उनको हम डायरेक्टली बना भी नहीं सकते क्योंकि वो रिएक्शन को रिवर्स करवा देते हैं, तो इस तरह से इनडायरेक्टली उनको प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद है हंस टिकर रिएक्शन। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ हेलोजन टू गिव अनस्टेबल इंटरमीडिएट, यानी आपके पास सिल्वर एसीटेट जो होता है वो हेलोजन के साथ मिलता है फर्स्ट स्टेप में। एज अ रिजल्ट होता ये है CCl4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, मिथाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी सिल्वर ब्रोमाइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की। कैसे होता है ये सारा कुछ, पहले स्टेप में ये सिल्वर जो है ये एक ब्रोमीन के साथ मिलकर सिल्वर ब्रोमाइड बना देगा। जब यहाँ से सिल्वर निकल जाएगा तो ब्रोमीन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा जो कि काफ़ी अनस्टेबल होता है। फिर इसमें होगी डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ग्रुप है, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, तो ये CO2 यहाँ से निकल जाएगा। तो फिर ये वाला जो ब्रोमाइड है ये आके अटैच हो जाएगा इस मिथाइल ग्रुप के साथ। तो इस तरह से मिथाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये डीकार्बोक्सिलेशन भी हो गई है। ये थे इनके प्रिपरेशन मेथड्स। अब हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जिसमें सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। डिफरेंट हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी करना है। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बाय अमाइनो ग्रुप, बाय अल्काइनाइल ग्रुप, बाय अल्कोक्सी ग्रुप, बाय थायोनिल ग्रुप, बाय थायोईथर, बाय एस्टर और बाय सायानो। उसके बाद हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, फिर हम एलिमिनेशन रिएक्शंस देखेंगे, फिर हम वर्ड्स रिएक्शन एंड देन एट द एंड रिएक्शन विद मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज जो होती हैं उनको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, यानी एनी रिएजेंट दैट डोनेट एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो आपके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जिस स्पीशी के पास और वो न्यू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी रखता हो, वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो आपका होगा सब्सट्रेट मॉलिक्यूल उसमें सब्स्टिट्यूशन होगी, यानी उसका एक ग्रुप रिमूव होगा और उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल उसके साथ अटैच होगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह की होती है, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो होता ये है कि ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल आगे इस कार्बन पे अटैक करता है, ये एक्स ग्रुप जो होता है जो आपका लिविंग ग्रुप होता है यहाँ से लीव कर जाता है। एज अ रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन हो गई कि न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और जो भी आपका लिविंग ग्रुप था वो लीव कर गया। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके पास किस तरह से, जब आप अल्काइल आयोडाइड में इसको ऐड करेंगे ये NaBr की फॉर्मेशन हो जाएगी और जब ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा तो OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाए। तो जो यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है इसमें रिएक्शन जो होता है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है यानी आयोनाइजेशन होती है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अटैक करता है। तो इसको यूनिमोलिक्यूलर हम कहते भी इसलिए हैं कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 1 होता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। तो ये रिएक्शन होते हैं 2 स्टेप्स में, उनमें से जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसका चूँकि रेट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 1 होता है, तो इसलिए इसको यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये मेथनॉल है, इसका आपने रिएक्शन करवाया है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन के साथ। एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि ये OCH3 ग्रुप जो था, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और फिर आपके पास यहाँ से ब्रोमीन लीव करेगा, लेकिन ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगा। वो हम देखते हैं कि 2 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। जो ब्रोमीन यहाँ से लीव करेगा ब्रोमाइड आयन वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर HBr की फॉर्मेशन कर लेगा। SN1 का मैकेनिज्म किस तरह से होता है कि पहले स्टेप में होती है आयोनाइजेशन ऑफ अ CX बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड फर्स्ट स्टेप में आयोनाइज होता है। एज अ रिजल्ट टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है। टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, क्योंकि कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो फिर ये होता है कि जितने उसके साथ डोनेटिंग ग्रुप अटैच हों वो उसके चार्ज को ज़्यादा स्टेबल कर रहे होते हैं। सेकेंड स्टेप में जब ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है फिर मेथनॉल जो है वो इस पर अटैक करता है, ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है।
थर्ड स्टेप में प्रोटॉन रिमूवल होता है और वो फिर ब्रोमाइड के साथ मिलके HBr बना देता है। ये आप देख सकते हैं कि जो पहला इसका स्टेप है जिसमें आपका अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व हो रहा है, ये स्लो स्टेप है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ब्रोमाइड यहाँ से रिमूव हो गया। सेकेंड स्टेप में फिर आपका अल्कोहल आके इस पर अटैक करता है तो ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई। थर्ड स्टेप में ये होता है कि ब्रोमाइड जो है वो और यहाँ से ये प्रोटॉन निकलेगा तो HBr बन जाएगा और ये आपके पास ईथर बन जाएगा 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें SN1 की तो 2 peaks विल अराइज। वन इज फॉर्मेशन ट्रांजिशन व्हेन लिविंग ग्रुप इज रिमूविंग। अच्छा, ये हमने अभी ऊपर बात की कि 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है तो इसलिए 2 पीक्स आपको नजर आ रही हैं। तो जो हायर एनर्जी वाली पीक होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को शो कर रही होती है क्योंकि वही स्लो स्टेप होता है। तो सेकेंड पीक जो है वो तब अराइज होती है जब आपके कार्बोकैटाइन पे अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इसलिए ये आपको 2 पीक्स नजर आ रही हैं और ये आपका था रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड जो था। उसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो गया तो ये आपकी प्रोडक्ट बन गई। आप देख सकते हैं कि एनर्जी का जो गैप है, रिएक्टेंट हायर एनर्जी स्टेट में होती है और जो प्रोडक्ट बनती है वो लोअर एनर्जी स्टेट में बनती है। उसके बाद है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इट इज कंसर्टेड प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ये कंसर्टेड प्रोसेस होता है यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो साइमल्टेनियसली हो रही होती है। SN2 बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बाईमोलिकुलर कहते ही इसलिए हैं कि उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है। तो इसमें अल्काइल हैलाइड भी और न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। तो आमतौर पे जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली शो कर देते हैं। आपने ये NaOH इसके अंदर ऐड किया, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, वो जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन जो है वो यहाँ से लीव कर जाएगा, वो ब्रोमाइड जो होगा सोडियम के साथ मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। लेकिन इस केस में एक बात याद रखिएगा कि लीविंग ग्रुप ने अभी लीव नहीं किया। जब आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो इसलिए अटैक हमेशा अपोजिट साइड से होगा, जिस साइड पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है उस साइड से अटैक नहीं होगा। तो इसलिए जो SN2 होते हैं इसमें हमेशा जो वो होती है आपके पास इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, यानी अटैक जो है वो हमेशा अपोजिट साइड से होगा। तो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन के चांसेस इसमें नहीं होते। ऑलवेज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन आपको देखने को मिलेगी बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें होता ये है कि आपकी एक दरमियानी ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो हायर एनर्जी स्टेट होती है, जो फर्दर फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट दरमियान में बनती है ये वो स्टेट होती है जिसमें आपके लिविंग ग्रुप का बॉन्ड जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हुआ होता और आपके जो न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड है वो कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुआ होता। तो ये वो स्टेट होती है जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों हो रही होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, फौरन से फिर ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है और एज अ रिजल्ट आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, यानी हैलाइड जो है वो रिमूव हो जाता है और जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो इसके साथ अटैच हो जाता है। इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें आपको एक ही पीक नज़र आ रही है जो कि ये शो कर रही है कि इसके ट्रांजिशन स्टेट की पीक होती है, क्योंकि वो हायर एनर्जी स्टेट में होती है, जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट होती है अनस्टेबल होती है। तो ये आपके रिएक्टेंट्स थे, ये आपकी प्रोडक्ट। तो यहाँ भी आप ये देख सकते हैं कि रिएक्टेंट हायर एनर्जी स्टेट में होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट में होती है। जो चीज़ लोअर एनर्जी स्टेट में होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। SN1 वर्सेस SN2 को अगर आप देखें तो SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, SN2 बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। मोस्ट फेवरेबल जो इसका ऑर्डर होता है वो टर्शरी जो है वो ज़्यादा हैप्पीली SN1 शो करते हैं, क्योंकि टर्शरी जो आपके पास होते हैं अल्काइल हैलाइड उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़रा ज़्यादा होती है और बनने वाला कैटाइन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, कार्बोकैटाइन जो बनता है, तो इसलिए वो SN1 को फॉलो करते हैं, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। लेकिन SN2 में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो ज़्यादा फेवरेबली ये रिएक्शन शो करते हैं, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी।
जो SN1 है इसमें आपका रिएक्टिंग न्यूक्लियोफाइल वीक भी हो सकता है क्योंकि आपका कार्बोकैटाइन पहले से बना हुआ होता है, लेकिन SN2 में कार्बोकैटाइन जनरेट नहीं हुआ होता, कार्बन पे जस्ट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस का होना ज़रूरी है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का होना ज़रूरी है। उसके बाद है जो सॉल्वेंट आप यूज़ करते हैं SN1 में वो प्रोटिक होता है, लाइक अल्कोहल, जो प्रोटॉन डोनेशन की एबिलिटी रखता है, पोलर भी होता है और प्रोटिक भी होता है। लेकिन जो SN2 में आप यूज़ करते हैं वो एप्रोटिक होता है, जैसे आपके पास DMSO होता है या एसीटोन वगैरह जो होते हैं, तो ये प्रोटॉन देने की एबिलिटी नहीं रखते, इसलिए इनको एप्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। उसके बाद है स्टीरियोकेमिस्ट्री इज मिक्स्ड रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन। देखिए इसमें कार्बोकैटाइन चूँकि पहले से बन चुका होता है, लिविंग ग्रुप लीव कर चुका होता है, तो इसमें रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन के भी 50% चांसेस होते हैं और इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के भी 50% चांसेस होते हैं, क्योंकि दोनों साइड से अटैक हो सकता है। लेकिन जो SN2 है इसकी अभी हमने ऊपर भी बात की कि इसमें रिटेंशन के चांसेस नहीं होते, इसमें 100% इन्वर्जन ही होती है क्योंकि आपका लिविंग ग्रुप अभी प्रेजेंट होता है। सब्सटीट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप, तो ये आपका अमाइनो ग्रुप है। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये यहाँ से अमाइनो ग्रुप जाके कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से ब्रोमाइड निकल जाएगा, वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर HBr बना देगा। पहले स्टेप में अमाइनो आपका आयोनाइज होगा, उसके बाद फिर ये आगे इस कार्बन, जब इस पर NH2 नेगेटिव बनेगा तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमाइड यहाँ से रिमूव होगा, वो इस प्रोटॉन के साथ मिलकर HBr बन जाएगा और ये इथाइल अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अल्काइनाइल ग्रुप के साथ भी करवा सकते हैं, आपने सोडियम अल्काइनाइल यूज़ किया है, सोडियम एसिटाइलाइड भी इसको बोलते हैं, तो ये आपके पास NaBr बन जाएगा और ये वाला पूरा ग्रुप आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ब्यूटा-1 आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये NaBr बन जाएगा। ये भी सब्सटीट्यूशन है। उसके बाद है सब्सटीट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप, तो ये आपका है सोडियम मिथॉक्साइड, ये आपका वही अल्काइल हैलाइड है, ये NaBr बनेगा और ये जो आपका OCH3 ग्रुप है ये आगे यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यूँ ईथर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हम ईथर्स के प्रिपरेशन मेथड में भी देख चुके हैं कि हम अल्काइल हैलाइड से ईथर्स को बना सकते हैं, तो ये मेथड आप भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मिथॉक्सी मीथेन की मिथॉक्सी इथेन की फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट हो जाएगी। मैकेनिज़्म की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन होती है, जिसमें मिथॉक्साइड आयन बनेगा और सोडियम अलग होगा, फिर ये मिथॉक्साइड आयन जाके कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमाइड लीव करेगा, NaBr बन जाएगा और एज अ रिजल्ट इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यानी मिथॉक्सी इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सब्सटीट्यूशन बाय थायोल ग्रुप, तो ये आपका है अल्काइल आयोडाइड, ये आपने रिएक्शन करवाया पोटाशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ, एथानॉल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ये पोटाशियम आयोडाइड बन जाता है और SH ग्रुप आके इसके साथ अटैच हो जाता है, ये इथेन थायोल की फॉर्मेशन हो जाती है। पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होती है, अगले स्टेप में ये कार्बन पे आके अटैक करता है SH ग्रुप जो होता है और आयोडाइड यहाँ से लीव करेगा, तो ये इथेन थायोल की फॉर्मेशन जो आयोडाइड लीव करेगा वो इस पोटाशियम के साथ मिलके पोटाशियम आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन विद पोटाशियम सल्फाइड, अगर आप पोटाशियम सल्फाइड के साथ करवाएं तो भी ये सब्सटीट्यूशन हो जाती है, डाई इथाइल सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। इस केस में कैसे होती है कि ये आपका है अल्काइल आयोडाइड, ये दूसरा मॉलिक्यूल अल्काइल आयोडाइड का, वहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया था, लेकिन मैकेनिज्म इसको ओपन करके लिखने का मकसद आपको समझाना होता है। तो ये आपके पास होगा ये कि ये पोटाशियम इस आयोडीन के साथ मिलके पोटाशियम आयोडाइड, ये पोटाशियम इस आयोडीन के साथ मिलके पोटाशियम आयोडाइड, तो दो मॉलिक्यूल पोटाशियम आयोडाइड के बन जाएंगे, तो सल्फर इस साइड से भी कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा और इस साइड से भी, तो डाई इथाइल सल्फाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एस्टर्स, तो ये इथाइल ब्रोमाइड है, इसका आपने सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाया, तो ऐसा रिजल्ट होता ये है कि ये सिल्वर ब्रोमाइड बन जाता है और ये पूरा ग्रुप इसके साथ आके अटैच हो जाता है, यो इथाइल एसीटेट की फॉर्मेशन होती है। मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन होती है, अगले स्टेप में ये आपके पास यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर जो कार्बोक्सिलेट आयन बना होगा, और उसके बाद फिर ये आपके पास ब्रोमाइड यहाँ से लीव कर जाएगा और एसीटेट्स की फॉर्मेशन, ये सॉरी एसीटेट आयन आके इस पे अटैक करेगा कार्बन पे, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और ऐसा रिजल्ट इथाइल एसीटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी और सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। सोडियम साइनाइड के साथ भी आप सब्सटीट्यूशन करवा सकते हैं, ये सोडियम आयोडाइड बन जाएगा और सायानो ग्रुप इसकी जगह पे अटैच हो जाएगा आयोडाइड की जगह पे।
तो यूँ इथाइल साइनाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो पहले स्टेप में वैसे आयोनाइजेशन होती है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, उसके बाद फिर सब्सटीट्यूशन हो जाती है और इसीलिए आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अल्काइल हेलाइड के साथ भी आप उनकी रिडक्शन करवा सकते हैं। हाँ, अल्काइल हेलाइड की अगर आप रिडक्शन करवाते हैं तो आपको अल्केन्स मिलते हैं। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है ये। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ मिलेगा तो अल्केन बन जाएगा, हेलोजन के साथ मिलेगा तो HX की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे मिथाइल आयोडाइड था तो ये आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड और मीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जिंक और HCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस अब सब्स्टिट्यूशन में होती है रिप्लेसमेंट के, न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है लिविंग ग्रुप को, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में रिप्लेसमेंट नहीं होती, डायरेक्टली रिमूवल होता है। तो जैसे आपके पास डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होती है अल्काइल हेलाइड की। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से हेलोजन। तो और यहाँ पे जब इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम होगा, एक यहाँ इसका भी कम होगा, तो ये इनके दरमियान बन जाएगा डबल बॉन्ड। यूँ अल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये भी बिल्कुल वैसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह इसके भी दो कैटेगरीज होती हैं, E1 एंड E2, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन और बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन। बाकी तकरीबन फीचर सारे सेम है, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती है और यहाँ पे एलिमिनेशन होती है। उसके बाद है वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन हम ऑलरेडी भी स्टडी कर चुके हैं अल्केन्स की प्रिपरेशन मेथड्स में, कि जो हायर अल्केन्स हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं बाय हीटिंग अल्काइल हेलाइड विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। तो ये अल्काइल आयोडाइड है, सोडियम के साथ आप इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये सोडियम यहाँ से हेलोजन को रिमूव करवा देता है और ये दोनों अल्काइल की आपस में कपलिंग हो जाती है। तो सिमेट्रिकल अल्केन्स बनते हैं इसके रिजल्ट में और साथ में सोडियम हेलाइड की फॉर्मेशन होती है। जैसे ये आपके पास सोडियम ब्रोमाइड बन जाएंगे और ये दोनों कपल होकर इथेन बना देंगे। उसके बाद है रिएक्शन विद मेटल, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट। जो अब आप रिएक्शन करवाते हो अल्काइल हेलाइड का मैग्नीशियम मेटल के साथ ईथर की प्रेजेंस में, तो अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड बनता है जिसे ग्रिग्नॉट रिएजेंट भी कहा जाता है। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ से ये जो आपके पास कार्बन होते हैं ना, इसके अंदर ग्रिग्नॉट रिएजेंट में कार्बन पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बल्कि नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा और ये प्रोटॉन इसके साथ ऐड हो जाएगा कार्बन के साथ जो अल्काइल ग्रुप के साथ होगा। MgX यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोक्सिल उसके साथ अटैच होकर मैग्नीशियम को स्टेबल कर देगा। जैसे आपके पास है ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसका आपने हाइड्रोलिसिस करवाई है तो आपके पास ये मीथेन बन जाएगा और Mg के साथ I पहले से अटैच है और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पे अटैच हो जाएगा। यूजेस ऑफ अल्काइल हेलाइड की बात करें तो वेरियस इंडस्ट्रियल यूजेस हैं इनके, जैसे इथाइल क्लोराइड जो होता है वो हम प्रिवेंट पेन कॉज्ड बाय इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन से जो पेन होती है उसको ओवरकम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट के तौर पे फैट्स के लिए, वैक्सेस के लिए, रबर वगैरह के लिए। इसके अलावा डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनको प्रिपरेशन के लिए हम इसको लैब रिएजेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ट्राइक्लोरो इथाइलिन जो होती है ग्रीस वगैरह को रिमूव करने के लिए मेटल पार्ट से या सॉल्वेंट के तौर पे। उसके बाद है आपके पास टेट्राक्लोरो इथाइलिन जो कि ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है, ग्रीस वगैरह को रिमूव करने के लिए इसको भी यूज़ किया जाता है। डाइक्लोरोमीथेन है आपके पास, ये भी स्ट्रॉन्ग किस्म का सॉल्वेंट होता है, फ्लेमेबल होता है, इसको भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। टेट्राक्लोरोमीथेन है, ये प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल ड्राई क्लीनिंग वगैरह वगैरह के लिए यूज़ होता है। आयोडोफॉर्म जो है वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, एंटीसेप्टिक के तौर पे। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं, इनमें ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है।